अगर आपने इस पार्ट को लास्ट तक देख लिया तो एटॉमिक रेडियस में डाउट आज के बाद बिल्कुल आप अगर 11th में अपने एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आयनिक। तो आज हम एटॉमिक रेडियस के बारे में एक एक चीज को बहुत प्यार से बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। अगर आपने इस पार्ट को लास्ट तक देख लिया तो एटॉमिक रेडियस में तुम्हें डाउट आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारी एटॉमिक रेडियस होती क्या है, ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके क्लास 11th का, ठीक है। अगर हम देखें एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये बताओ, रेडियस तो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का हमारा ये सेंटर है, मान लीजिए एक बीच का पॉइंट इसमें एकदम, ठीक है। तो सेंटर से जो बाउंड्री की डिस्टेंस होती है बच्चे, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उस सर्कल का रेडियस, ठीक है। अब हमें पता है कि हम मान के चलते कि हमारे ज्यादातर जो एटम या सारे एटम हमारे किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के, ठीक है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से जो बाउंड्री की डिस्टेंस होगी वो स्फेयर का क्या होगा, रेडियस, ठीक है। मान लेते हैं ये स्फेयर क्या है, एक एटम है, ठीक है, ये स्फेयर क्या है हमारा, एक एटम। तो इस एटम का जो रेडियस होगा, ठीक है, मतलब इस स्फेयर का जो रेडियस होगा उसी को हम बोल देंगे एटॉमिक रेडियस। मतलब रेडियस का मतलब क्या है भाई, सेंटर से जो बाउंड्री की डिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए हमें पता है कि एटम में बीच में क्या होती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहता है भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल में अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की सबसे बाहर वाली शेल होगी, क्योंकि वहीं पे हमारा वो एटम क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, वहीं उसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जो सबसे बाहर वाली शेल की डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो देखिए यही चीज नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन शेल या ऑर्बिट, ठीक है। बेसिकली वो बाउंड्री, ठीक है, सबसे बाहर वाली जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, भाई शेल होते हैं, शेल में जहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो न्यूक्लियस के सेंटर से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है वही उस एटम की होती है रेडियस, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं कि एक सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस मेजर करिए, आप इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान एटॉमिक रेडियस को मेजर करना नहीं है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दो दिक्कत है। सबसे पहली बात देखिए, एटम बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब एटम बहुत स्मॉल होता है, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि हमने बोला कि हम एटम को मान के चलते कि एटम इज स्फेरिकल, ठीक है। लेकिन आप अगर स्टडी करोगे अच्छे से, आपने कुछ थ्योरीज वगैरह चैप्टर सेकंड में पढ़ी होगी, क्लास 11th में नहीं पढ़ी तो मैं बता दे रहा हूं कि जो एटम स्फेरिकल होता है, ये जो स्फेयर है इसकी जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है वो शार्प नहीं होती, मतलब कहीं पे कम होगी थोड़ी सी, कहीं पे ज्यादा होगी, जिस वजह से हम एटम का रेडियस इजिली मेजर नहीं कर पाते, भाई कहीं ज्यादा है कहीं कम है, अब हम किसको लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, एटम जनरली हमारे फ्री स्टेट में नहीं रहते। मतलब क्या, जैसे भाई आप देखते हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप हमेशा O2 लिखते हो ना, क्यों लिखते हो, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा पेयर में रहता है, अकेले वो स्टेबल नहीं होता। तो मतलब हमें अगर एटम की रेडियस निकालनी है तो सिंगल एटम की रेडियस निकालना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए हम 4 तरह की एटॉमिक रेडियस डिफाइन करेंगे और उनकी मदद से हम अपनी एटॉमिक रेडियस को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यही चीज यहां पे लिखी है कि सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अराउंड, हैज नो शार्प बाउंड्री, एटॉमिक रेडियस कांट बी मेजर्ड एग्जैक्टली, ठीक है। और इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग सिचुएशन ऑफ द एटम, कि हमारा जो एटम है उसकी कैसी कंडीशन है, किस तरह का एटम है, नॉन मेटल है कि मेटल है, या कोई नोबल गैस का एटम है, ठीक है। इसके बेसिस पे, ठीक है, हम अलग अलग एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं और हम एक एक को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो यही है, क्या है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, आपको ये समझ आ गई क्या भाई, दिक्कत क्या होती है इसको मेजर करने पे, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि उस दिक्कत का समाधान क्या है, हम अलग अलग तरह से अपने एटॉमिक रेडियस को मेजर करेंगे, ठीक है। अब जिसमें सबसे पहले हमारा एटॉमिक रेडियस क्या है, कोवेलेंट। मैं एक अलग सी स्लाइड में पहले इन तीनों को समझा देता हूं, फिर हम डेफिनेशंस पे आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि भैया जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी नॉन मेटल है उनके जो भी मॉलिक्यूल हो गए, जैसे O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें
ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे तो 2 और 6, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, ठीक है, और स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं 8। तो होता क्या है यहाँ पे भैया, हमारा मान लीजिए ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन की मैं सबसे बाहर वाली शेल बना रहा हूं, उसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, अंदर वाली नहीं दिखा रहा, ये 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन आता है, उसके भी ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों अपने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं दो दो, तब जाके दोनों ऑक्सीजन मिलके O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दोनों की क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, स्टेबिलिटी गेन करते हैं 8-8 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा उस समय जो हम रेडियस लेंगे वो कोवेलेंट रेडियस होगा। आप कैसे निकालेंगे कोवेलेंट रेडियस, तो मेरी बात समझिए, ये हमारा पहला ऑक्सीजन था, ठीक है, और ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों का कुछ पार्ट देखिए एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर रहा है, ठीक है। अब ये पहले ऑक्सीजन की न्यूक्लियस, ठीक है, ये दूसरे ऑक्सीजन की न्यूक्लियस, ठीक है। हम यहाँ पे ये फाइंड कर लेते हैं कि दोनों ऑक्सीजन की न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एक एटम है उसकी न्यूक्लियस के सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हम दोनों एटम के न्यूक्लियस का जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं और इस डिस्टेंस का हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक रेडियस मिल जाता है। मतलब हमने क्या किया कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी, ठीक है, जिसको हम बहुत बार बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, और उसका हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, तो क्या मिल गया, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और ये एटॉमिक रेडियस कौन सा रेडियस कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आप ये रेडियस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बेसिक सा पूछूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों के कुछ पार्ट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। भाई अगर मान लीजिए ये दोनों ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, तो इनके सेंटर की जो डिस्टेंस होती, आप जब उसका हाफ करते तो आपको ये मिलता, ठीक है। लेकिन अभी जब इसका आप हाफ करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, जो कोवेलेंट रेडियस मिलेगा, वो एक्चुअल में जो इनका रेडियस होगा उससे थोड़ा सा क्या होगा, छोटा। क्यों, क्योंकि इनका कुछ पार्ट क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस हमारा क्या होता है, ये आपको बात समझ आई। और कोवेलेंट रेडियस हम किसके लिए निकालेंगे, नॉन मेटल के लिए। मतलब जब हमें नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियस निकालना होगा तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट बात आती है कोवेलेंट रेडियस के बाद बच्चे, ठीक है, वो आती है हमारे किसकी, ठीक है, वो आती है हमारी मेटेलिक रेडियस की, ठीक है, मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस क्या है, ठीक है, तो भैया मेटेलिक रेडियस कब निकालेंगे, जब बात होगी मेटल की। भाई नाम से बच्चा बता देगा मेटेलिक रेडियस मेटल के लिए होगी। आपको पता है कि मेटल हमारे जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जब रहता है तो O2 का मॉलिक्यूल बना के रहता है, ठीक है। मेटल जब रहते हैं तो इनके बीच में जो इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, मैं आपको इजी वे में एक आइडिया दे दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, एक मेटल है, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे बच्चे, 11, ठीक है। अब 11 का बंटवारा करोगे तो 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है, ये इसको निकाल दे तो इसकी दूसरी वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सोडियम की बात करें, ठीक है, ये हमारा सोडियम है Na, ठीक। अब Na करता क्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे Na के ढेर सारे आइटम है, ठीक है, ये Na का हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, ये Na के हमारे ढेर सारे आइटम, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करता है, जब सोडियम नॉर्मली रहता है अपने किसमें, स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनके बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस है ना, इसमें निकाल के रख देता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना यहां निकाल के रख दिया, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, ये चीज अभी हम आगे भी समझेंगे, यहां आप समझ लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे बच्चे, 11। अब एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसने बगल में निकाल के रख दिया, एक इसने अपना रखा। अभी हम इसकी बात करते हैं, तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। मान लेते एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, तो 10 पे कितना होगा, -10, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज एक पे +1, तो 11 पे +11। 11 से 10 माइनस करेंगे तो जो नेट चार्ज आ जाएगा सोडियम पे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो आ जाएगा +1। मतलब इतना समझिए कि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो दबदबा किसका रहेगा, प्रोटॉन का।
ठीक है। तो मतलब ये जो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे सारे सोडियम एक साथ रहेंगे, सारे एटम, ठीक है। और यही हमारा बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड इस तरह फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, अब एक सोडियम ये है, ठीक है, और एक सोडियम ये है। अब इन दोनों सोडियम के जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी, बस जब आप उसका हाफ कर देंगे, जो भी डिस्टेंस आएगी न्यूक्लियस के बीच की, उसका जब हाफ कर देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मतलब जब आपको मेटल की एटॉमिक रेडियस की पढ़ाई करनी है तो आप किसकी हेल्प लेंगे, मेटेलिक रेडियस की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब मेटल की भी हमने बात कर ली, नॉन मेटल की भी बात कर ली। अब हमारे कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, राजा महाराजा की तरह रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नोबल एलिमेंट, नोबल गैस, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया। इनकी बात करें तो इनके लिए या इनके जैसे कुछ एलिमेंट के लिए रेडियस को मेजर करने के लिए हम डिफाइन करते हैं वेंडर वॉल्स रेडियस, ठीक है। बच्चे वेंडर वॉल्स रेडियस क्या है, एक चीज समझिए। अब हमारी जैसे हीलियम है, नोबल गैस है, ठीक है। अब हीलियम के बीच में जैसे दो हीलियम है, ठीक है, अब ये एक साथ अपने में रहेंगे, लेकिन पेयर बना के नहीं, सिंगल सिंगल रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो एक साथ, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा, ठीक है। आप ऐसा समझिए बच्चे, जब किसी एटम किसी पार्टिकल के बीच में कहीं पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो एक फोर्स तो वहां 100% होता है, जिसका नाम होता है वेंडर वॉल्स फोर्स। इसको हम अलग किसी पार्ट में बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस इतना समझिए, जब किसी के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा तो वहां एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा वेंडर वॉल्स फोर्स, ठीक है। अब इसी तरह हमारे जो हीलियम है, ठीक है, तो जो दो हीलियम के हमारे जो एटम है, इनके बीच में एक वंडर वॉल फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा, जो इन दोनों को थोड़ा पास रखेगा, उतना स्ट्रांग नहीं होगा जैसे हमारा मेटेलिक, हमारा बॉन्ड था मेटेलिक रेडियस में, ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं होगा, कोवेलेंट जितना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा एक वीक फोर्स काम करेगा। और इस समय, ठीक है, जो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसका जब आप हाफ कर देंगे तो आपको कौन सी रेडियस मिल जाएगी, वेंडर वॉल रेडियस। मतलब सिंपल सा है, कोवैलेंट रेडियस के लिए कोवैलेंट बॉन्ड में जो उसकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है दो एटम की, उसका हाफ कर दीजिए। मेटेलिक में जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस की, उसका हाफ कर दीजिए। वेंडर वॉल में इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ठीक है, अब तीनों की हम डेफिनेशन वाइज अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला क्या है, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, क्या लिखा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, प्लूरल में न्यूक्लियाई, ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है, मतलब दोनों एटम सेम रहे हमारे, बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल अब देखिए, जैसे बोल रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2, तो Cl2 का एग्जांपल क्या है, 198, ठीक है, पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। अब बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। कितना है, 198। अब 198 जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दीजिए, तो 198 का हाफ करेंगे मेरे बच्चे, तो कोवेलेंट रेडियस Cl का क्या आ जाएगा, 99। अब क्या ये एक्चुअली में जो क्लोरीन का रेडियस होगा ये उससे छोटा होगा हल्का सा, तो आंसर है यस। इसको हमने पीछे समझा कि हल्का सा कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है क्योंकि ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो जो नेट डिस्टेंस आती है, ठीक है, वो अगर आप साइड साइड में रखेंगे तो उससे थोड़ी सी क्या आती है, कम आती है, ठीक है। अब देखिए, अब कोवेलेंट रेडियस कब यूज होता है, इट इज यूजफुल फॉर गेटिंग द एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए ये यूजफुल होता है। फिर मेटेलिक रेडियस की बात करें तो बोल रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन मेटेलिक लेटिस। लेटिस का मतलब क्रिस्टल बोल देते हैं, अरेंजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। जब हमारे मेटल हो गए, ठीक है, तो जो मेटल एक साथ सारे रह रहे होंगे, जैसे सोडियम मेटल लिया तो उसमें ढेर सारे सोडियम के एटम होंगे, तो उस समय उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा जिस वजह से वो साथ में रह रहे होंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका आधा कर देंगे तो मेटेलिक रेडियस मिल जाएगा। ये मेटल के रेडियस को निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम। देखिए बॉन्डेड नहीं है मतलब ना ये वाला बॉन्ड होगा ना ये वाला बॉन्ड होगा, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय, लेकिन वो साथ में एक दूसरे के है, किस फोर्स की वजह से, वेंडर वॉल्स फोर्स, ठीक है। अब देखिए एक बात है, इट इज लार्जर देन, वेंडर वॉल फोर्स जो होता है वो कोवैलेंट रेडियस से, मतलब वेंडर वॉल वाली जो रेडियस आती है वो कोवैलेंट रेडियस से बच्चे क्या आती है, बड़ी आती है। क्यों, क्योंकि एटम टाइटली बाउंड तो होते नहीं,
ठीक है। अब वेंडरवॉल रेडियस किस लिए हम मेजर यूज करते हैं? नोबल गैस का जो रेडियस है उसको निकालने के लिए हम ज्यादातर कौन सा रेडियस मेजर करते हैं? वेंडरवॉल रेडियस। ठीक है। फिर मेटेलिक रेडियस भी वेंडरवॉल से छोटी होती है, लेकिन कोवेलेंट ज्यादा छोटी होती है, मेटेलिक कम होती है। मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ी रेडियस मिलती है वो वेंडरवॉल में मिलती है रिलेटिवली, फिर मेटेलिक में मिलती है, फिर कोवेलेंट। अब वो तो अलग बात है कि एलिमेंट के साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए आप सेम एलिमेंट के लिए हम निकाले, फिलहाल तो ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट में एक ही तरह का बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम सेम एलिमेंट के लिए तीनों रेडियस निकालते तो सबसे बड़ा ये आता, उसके बाद ये आता, उसके बाद ये आता। ठीक है। अब मेरी बात समझिए, आप अगर 11th में अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप में एटॉमिक रेडियस का एक टेबल दिया है, कुछ वैल्यूज दी है अलग अलग एलिमेंट की। एक्चुअली वो जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू दी है वो इन्हीं तीनों के बेसिस पे दिया है। जितने भी नॉन मेटल है उनकी जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होती है वो किससे निकालते हैं? कोवेलेंट रेडियस। मेटल की इनसे और नोबल गैस की इनसे। अब एक चौथा टाइप है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है बच्चे आयनिक रेडियस। ठीक है। तो आयनिक रेडियस की बात करें जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, अब ये क्या है? ठीक है। तो भाई आपको पता है हमारे मेटल भाई साहब और नॉन मेटल भाई साहब के बीच में अगर हमारा एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो ये मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन। तो भैया आपको पता है सोडियम ने अभी हमने देखा था एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 281, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसमें क्या है? ठीक है। तो इसमें भैया एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है? 17। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 287, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, ठीक है। तो क्लोरीन बोलता है मेरे भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी। अब सोडियम इसको जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम पे आ जाता है प्लस चार्ज। मैंने अभी बताया था ना प्रोटॉन का दबदबा हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का दबदबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या? ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ये नेगेटिव। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा जिसकी वजह से ये साथ रहेंगे। तो यही जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक केमिकल बॉन्ड आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और जो ये कंपाउंड बनाएंगे उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। और इस समय जो रेडियस हमारा आएगा उसको बोलेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, ठीक है, डेफिनेशन अफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन। क्या बोल रहा है भैया? जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, ठीक है। अब देखिए आयनिक रेडियस हमारे दो टाइप के होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। हम एक अलग सी स्लाइड लेते हैं उसमें समझते हैं। एक होता है बच्चा आयनिक में कैटायनिक रेडियस या कैटायन रेडियस बोल दीजिए, ठीक है। और एक हमारी होती है एनायनिक रेडियस, ठीक है, क्योंकि आयन हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे कैटायन क्या होते हैं भैया? पॉजिटिव वाले, ठीक है। और एनायन क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव वाले, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं सोडियम है, सोडियम, ठीक है, एक बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे। भाई नॉर्मल जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है 281, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन जो सोडियम का कैटायन होता है Na+, इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 11 है, ठीक है, जिस वजह से इसमें प्रोटॉन का दबदबा हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, मेरी बात समझिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है। अब प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं बच्चे? अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो अभी भी किससे लग रहा है? 11 प्रोटॉन से लग रहा है। मतलब फोर्स तो उतना ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा लगेगा। इसको ऐसे समझिए भाई, 5 लोग टग ऑफ वॉर खेल रहे, 5-5 की टीम, इधर भी 5 इधर भी 5, ठीक है। अब इधर कोई मुकाबला ही नहीं, 5 एकदम बराबर ताकत लगा रहे, इधर और इधर ड्रॉ चल रहा है। अब एक उधर थक गया कि अरे यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मैं नहीं खेलूंगा, जाओ जीतो या हारो। वो हट गया उधर से, जैसे ही हटा बाकी सारे उसको देखने लग गए, अरे भाई हम 4 उधर 5। अब उधर तो ताकत उतनी ही लग रही है, लेकिन इधर तो तूने अपना हाथ हटा लिया, तो अब इन सब पे पहले से ज्यादा जोर पड़ेगा कि नहीं एक एक बंदे पे, ठीक है। इन्हें उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह अब इलेक्ट्रॉन पे पहले से ज्यादा जोर पड़ेगा
और जब इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा जोर पड़ेगा, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो हमारे जो एटम की सबसे बाहर वाली शेल होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसी वजह से क्या मैं बोल सकता हूं कि जो कैटायनिक रेडियस होता है वो ओरिजिनल एटम के रेडियस से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब एनायनिक की बात करें, क्लोरीन था हमारा, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। अब इसमें समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस में क्या है बच्चे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन हो गए 17। तो अब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा एक एक पे वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, जिस वजह से इसकी ऑर्बिट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी। ठीक है, तो एनायनिक रेडियस जो होता है वो नॉर्मल एटम के रेडियस से बड़ा आता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बोले तो जो एनायनिक रेडियस है, मैं AR लिख दे रहा हूं अभी। ठीक है, एनायनिक रेडियस, ठीक है, सबसे बड़ा आता है किसी भी एटम के लिए। अगर एनायन का रेडियस देखेंगे तो वो बड़ा आएगा। ठीक है, जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल रेडियस जो आती है वो इससे छोटी आती है, और इससे भी छोटी आती है कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, आयन की हम रेडियस कैसे निकालते हैं, बात समझ आ रही है कि हमारे जो आयन होते हैं, जैसे अब हमारा ये कैटायन है तो कैटायन में हम क्या देखेंगे, सोडियम में सोडियम के न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी डिस्टेंस, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, कैटायनिक रेडियस। ठीक है, ये हाफ वाला सिस्टम नहीं है, इसमें हम डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, अगर हम पीछे आते हैं तो देखिए वही लिखा है अफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन, इट इज यूजली डिटरमाइंड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl का जो हमारा अरेंजमेंट होगा, जिस तरह Na और Cl के एटम एक साथ रह के NaCl बनाएंगे, उसको बोलते हैं उसकी क्रिस्टल लैटिस। तो उसी लैटिस में हम देखते हैं कि भैया क्या डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उस आयन के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसके कंपाउंड में, जैसे सोडियम क्लोराइड में हम देखेंगे Na+ में, ये हमारा जो सोडियम है, ठीक है, उसमें उसके न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की क्या डिस्टेंस है, और क्लोरीन की क्या है, तो इसमें इसकी रेडियस आएगी, इसकी आएगी, इसकी कौन सी होगी, कैटायनिक रेडियस, और इसकी होगी एनायनिक रेडियस। ठीक है, अब बोल रहा है ना कैटायन पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन की जो रेडियस आती है, पेरेंट एटम का मतलब क्या है, जैसे सोडियम था Na, तो Na से Na+ बना, तो Na क्या होगा, पेरेंट एटम होगा Na+ का, मतलब जिससे आयन बनता है वो उसका पेरेंट एटम होता है। तो इसमें जो रेडियस आती है वो पेरेंट एटम से क्या आती है, स्मॉलर। क्यों, क्योंकि हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बच्चे हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, जो मैंने बात अभी समझाई ना कि भैया देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो प्रोटॉन का दबदबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस से चार्ज लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे अब ज्यादा लोड पड़ेगा, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज का अब ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनायन में क्या होगा, इसका पेरेंट एटम से रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव आयन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो प्रोटॉन का थोड़ा सा दबदबा कम हो जाएगा, जिस वजह से हमारी रेडियस थोड़ी सी बड़ी आएगी। ठीक है, अभी जो लास्ट पॉइंट है कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहले होते क्या है और फिर इनसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो समझते हैं। ठीक है, बोल रहा है स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि उसमें कितने प्रोटॉन है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो कितने प्रोटॉन है यही उसका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो प्रोटॉन है, या इन शॉर्ट अलग अलग एटम जिनमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनके आयंस फॉर्म होंगे या जैसे भी, उन्हें हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल बोल रहा है, अब देखिए एग्जांपल N3-। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अब अगर 7 होता है, ठीक है, तो अब 3- का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। लेकिन 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज तो +7 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए O2-, इसका नंबर क्या होता है, 8, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो देखिए इसका न्यूक्लियर चार्ज 7 है और इसका 8 है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है ना। F-9, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 10, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 9। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से कैसे क्वेश्चन बनता है सर, ठीक है। तो देखिए हमारी बात करें अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, ठीक है, तो अब मेरी बात समझिए, आप कॉमन सेंस से बताइए, पहले आप एक गेस लीजिए कि N3 माइनस, ठीक है, O2 माइनस और F माइनस में सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा और सबसे छोटा रेडियस किसका होगा। आप एक बार सोचिए, ठीक है, 1 मिनट पॉज करके सोचिए। सोच लिया आपने? अब देखिए हो सकता है आपका गेस सही निकले, आपने अगर लॉजिक लगाया हो। भाई N3 माइनस की बात करें, लॉजिक वही है जो मैं पहले समझा चुका हूं। इसमें आप देखोगे कितने प्रोटॉन है, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब +7, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज है इस पे। और अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ठीक है, आयन बनाने के बाद 10। इस पे कितने प्रोटॉन है, 8, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 10, मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सेम है सब में, ठीक है। इसमें 9 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। अब ये बताओ, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं 7, यहाँ पे 10 को खींच रहे हैं 8, और यहाँ पे 10 को खींच रहे हैं 9। सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, लास्ट वाले पे। और जिसपे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी ऑर्बिट सबसे ज्यादा सिकुड़ेगी, श्रिंक होगी, छोटी होगी, ठीक है। जिस वजह से F माइनस का रेडियस सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, या इन पे जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है प्रोटॉन की तरफ से वो सबसे ज्यादा है। सबसे कम किस पे लग रहा है, इस पे। भैया इस पे 7 ही प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो भैया वो प्रोटॉन के फोर्स को थोड़ा सा ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस उतनी छोटी नहीं होगी जितनी इसकी होगी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भैया इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम होता है, आपको ये देखना है उनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा उनका एटॉमिक नंबर होगा उतनी छोटी उनकी रेडियस होगी, जितना कम होगा उतनी बड़ी होगी नॉर्मली, ठीक है। तो सबसे बड़ी रेडियस इसकी, फिर इसकी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए Al और Al3+ में बताइए किसकी रेडियस बड़ी होगी। भैया ये कैटायन है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की रेडियस कैटायन से बड़ी होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है Cl माइनस Cl किसकी रेडियस बड़ी होगी, ठीक है। तो भैया Cl माइनस एनायन है, Cl है, Cl माइनस एनायनिक रेडियस बड़ी होती है, ठीक है। आप इसी तरह एक दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और देखिएगा एग्जाम्पल, और उस पर अपने से ऑब्जर्वेशन करिएगा किसकी रेडियस बड़ी आ रही है और किसकी छोटी, और फिर अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, लास्ट बात, ठीक है, हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी देख ली, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है। अगर हम एटम की बात करें जो हमारे पीरियड सेकंड के पार्ट है, पीरियड क्या होता है भाई शायद पता हो आपको, ठीक है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में हमारी ऐसे क्या होते हैं, ये कॉलम होती है और ऐसे रोज होते हैं। तो सेम रो के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सेम पीरियड। तो ये कुछ हमारे पीरियड सेकंड के एलिमेंट लिखे, ठीक है। अब सेम पीरियड में जब आप आगे जाते हैं, जरूरी बात है ये, ठीक है, जब सेम पीरियड में आप आगे जा रहे हैं तो देखिए एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है बच्चे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। आप सोचोगे सर सेम पीरियड में तो हम आगे जा रहे हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, भैया साइज बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, समझिए, जैसे लिथियम है हमारा, ठीक है, तो देखिए पहली बात, जो सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, तो सेम पीरियड के एलिमेंट में एक खासियत होती है कि इनकी जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है, सबसे बाहर वाली शेल होती है, वो भी सेम होती है। मतलब क्या है, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बंटवारा करेंगे 2 1, इसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में आएगा, एल शेल भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें, ठीक है, बेरिलियम है, ठीक है, तो बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का क्या है, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है, 4 होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 2 और 2, तो देखिए सेकंड शेल में इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, थोड़ा सा आगे का एक ले रहे हैं, ठीक है। आगे का हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे भाई, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बंटवारा करेंगे 2 6, तो इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ही आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एक, इस पे कितने प्रोटॉन की वजह से फोर्स लग रहा है, 3, इसमें जो 2 है इन पे किन से लग रहा है, 4, और इस पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है इन पे किन से लग रहा है, 8, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा है, हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन भी तो फोर्स लगा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। होता क्या है बच्चे, यहाँ पे एक चीज समझिए, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि इसमें देखो सेम ऑर्बिट में इन सबके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी सेकंड में हो गए, उसके भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे जो फोर्स लगता है प्रोटॉन की तरफ से, वो एज कंपेयर टू हमारा लिथियम ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा होता है बात समझिए, बहुत आसानी से समझा रहा हूं, देखिए
जैसे अब बेरिलियम का एग्जांपल आप समझिए, आप समझ जाएंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बेरिलियम की हमारी पहली शेल आ गई, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बेरिलियम की हमारी दूसरी शेल आ गई, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। हमें दूसरे से ही मतलब है, क्योंकि दूसरे की तो डिस्टेंस हमें बताएगी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब ये जो दूसरी शेल है, इसमें न्यूक्लियस के ये जो 4 प्रोटॉन है, ये फोर्स लगाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है 4 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे, एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, दोनों पे, एक पे इधर से और एक पे इधर से, दोनों पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब लिथियम की अगर हम बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये लिथियम के पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये लिथियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। अब इस पे फोर्स लग रहा है इधर से। अब देखिए होगा क्या, इस पे जब इधर से फोर्स लगेगा तो एक ही साइड से हमारी ऑर्बिट अंदर की तरफ जाने के लिए हो रही है, मतलब एक ही साइड से ऑर्बिट क्या होगी, छोटी होगी, अगर होनी होगी तो शेल, ठीक है, क्योंकि जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये खींचेगा प्रोटॉन की तरफ, अपनी ऑर्बिट को थोड़ा छोटा करेगा। लेकिन इस पे देखिए इधर भी इलेक्ट्रॉन उधर भी इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स जब दो तरफ से लगेगा, ठीक है, तो जब दो तरफ से लगेगा, मल्टीपल साइड से लगेगा, तो ऑर्बिट मल्टीपल साइड से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे जो ऑर्बिट का साइज होगा वो इससे ज्यादा श्रिंक करेगा। उसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा के हिसाब से अंदर की तरफ, ठीक है भाई। एक मान लीजिए अभी एक गुब्बारा है, उसको आप एक तरफ से प्रेस करिए, ठीक है, और फिर दो तरफ से प्रेस करिए। ज्यादा प्रेस किस में होगा, जब दो तरफ से प्रेस करेंगे। सेम चीज यहाँ पे लॉजिक है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर हम सेम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है, ठीक है। और अगर हम नीचे जाए तो देखिए नीचे क्या है, ये हम बोलते हैं ग्रुप में हम जा रहे हैं, सेम ग्रुप में, ठीक है। ये जो हमारा कॉलम होता है उसको ग्रुप बोलते हैं, जैसे लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप के। तो जब ग्रुप में आप नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होता है भैया, अब देखिए लिथियम हमारा सेकंड ऑर्बिट तक जाता है, ठीक है। Na के जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है सोडियम का, तो तीसरी ऑर्बिट तक जाता है ना, 281। तो अब इसमें ऑर्बिट बढ़ गई, जब ऑर्बिट बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है कि डाउना फैमिली, मतलब डाउना ग्रुप क्या ट्रेंड दिखता है और अक्रॉस द पीरियड। ये कुछ ग्राफ्स दिए, आप अपनी एनसीईआरटी पे देखिएगा, ठीक है। अगर हम इसको कंक्लूड करें, यहाँ से हमें जो बात कंक्लूड करनी है वो ये करनी है, जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अक्रॉस पीरियड, एक पीरियड में अगर हम आगे जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर हम डाउन ग्रुप जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। कैटायन श्रिंक करते हैं इसलिए उनका रेडियस कम होता है, एनायन एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें, जिसपे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी रेडियस कम होगी, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, ठीक है, उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है, उसकी रेडियस कम होगी कि ज्यादा, ठीक है। अब आपको ये सोचना है, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने सारी चीजें समझाई है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितनी बातें हमने समझी वो आपके समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।